आप सभी का नमस्कार है, स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं राकेश सिहाग आप सभी का स्वागत करूंगा एक्सेलेंट गुरु YouTube चैनल पर। और आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और हमारी जो सीरीज चल रही है वो समुद्र मंथन या फिर PYQ की क्लास हमारी चल रही है और बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी आपका मिल रहा है। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और काम करने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छे से मैं आपके लिए मेहनत करके आ सकता हूं अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स अगर मिलता रहा तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़ गए होंगे अच्छे से और कॉपी पेन लेके आप बैठ गए होंगे, क्योंकि कॉपी के अंदर अगर आप ये लिखोगे ना तो आपको अच्छे से याद होगा। अगर एक दो बार रिवीजन इसका कर लोगे तो आपको अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है फिर, है ना, क्योंकि 75 से 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। चाहे वो ALP का एग्जाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो NTPC का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, यानी रेलवे के अंदर इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि रेलवे का ये मतलब इतिहास रहा है कि वो PYQ में से ही क्वेश्चन बना बना के दे देता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे, अपने चाहने वालों को जोड़ लेंगे और फिर इस क्लास को हम देखना स्टार्ट करेंगे। जोड़ लिया होगा आपने पहले ही, मेरे कहने से पहले ही आपने शेयर कर दिया होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है कि टेकोमीटर का मापन, टेकोमीटर जो है वो किसका मापन करता है, टेकोमीटर जो है वो किसका मापन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए मेरे साथी, मैंने आपको कल भी बताया था टेकोमीटर के बारे में, आज फिर से मैं आपको टेकोमीटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर हम टेकोमीटर की बात करते हैं तो जो हमारी वायुयान और जो नाव होती हैं, वायुयान व नाव में, वायुयान व नाव में जो गति बताने वाला जो यंत्र होता है उसको हम टेकोमीटर कहते हैं। यानी वायुयान और जो नाव होते हैं उसके अंदर गति को बताने वाला जो यंत्र है उसको हम टेकोमीटर कहते हैं। इसके साथ साथ टेकोमीटर का जो उपयोग है, टेकोमीटर का और क्या कार्य होता है, ये RPM का मान ज्ञात करता है। RPM का मतलब होता है चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई, मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी था कल 100 फुट के बारे में कि 100 फुट इस प्रकार से घूर्णन गति करती है, वो घूमती है, तो उसने कितने चक्कर लगाए, उसकी घूर्णन गति को ज्ञात करने के लिए उसने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए 100 फुट ने, उसको ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी चक्कर प्रति मिनट ज्ञात करने के लिए किसी भी घूमती हुई वस्तु, कोई घूमती हुआ पहिया है, कोई घूमती हुई 100 फुट है, उसने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए ये ज्ञात करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इस टेकोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये एक प्रकार का क्या है, गतिपालक, गतिपालक चक्कर है ये एक प्रकार का, गतिपालक चक्कर। यानी ये गतिपालक चक्कर है जो क्या करता है, ये घूर्णात्मक चाल का बताता है हमें। ये क्या करता है, एक गतिपालक चक्कर है जो घूर्णात्मक चाल का मान हमें बताता है, चाल का मान हमें बताने की क्या करता है, ये प्रयास करता है। तो ये टेकोमीटर के बारे में आपसे या तो ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा वायुयान या फिर नाव की गति, या फिर आपको दिया मिलेगा चक्कर प्रति मिनट ज्ञात करने के लिए, या फिर आपको मिलेगा गतिपालक चक्र जो क्या करता है, गुणात्मक चाल का मान हमें बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो टेकोमीटर क्या काम करता है, घूर्णन गति, किसी 100 फुट की घूर्णन गति, किसी पहिए की घूर्णन गति, यानी 1 मिनट में उसने कितने चक्कर लगाए ये ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने है कि मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है। देखिए नाम इसका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का मतलब एक साथ में जो कई काम करे, ऐसा मीटर जो एक साथ में कई काम करे उसको मल्टीमीटर कहते हैं। तो जो आपका मल्टीमीटर जो होता है ना, मल्टीमीटर वो 4 प्रकार के काम करता है। मल्टीमीटर जो है वो आपका धारा का मान भी माप सकता है, मल्टीमीटर धारा का मान भी माप सकता है। मल्टीमीटर है वो वोल्टेज का मान भी माप सकता है, वोल्टेज या फिर विभवांतर की बात है, वोल्टेज का मान भी माप सकता है। और ये आपका प्रतिरोध का मान भी माप सकता है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का मान भी आपका माप सकता है। इसके अलावा जो आपकी निरंतरता होती है, जो धारा की जो निरंतरता होती है कि कितने टाइम तक ये वही है, उसको हम निरंतरता बोलते हैं। तो निरंतरता का पता भी हमें किसके द्वारा चल सकता है, इस
मल्टीमीटर के द्वारा पता चल सकता है। इसका मतलब मल्टीमीटर होता क्या है, तो मल्टीमीटर आपका एक प्रकार का करंट मीटर भी होता है। धारा मतलब करंट मीटर, ये एक प्रकार का करंट मीटर भी होता है, ये एक प्रकार का वोल्ट मीटर भी होता है, ये एक प्रकार का वोल्ट मीटर भी होता है, और ये एक प्रकार का ओम मीटर भी होता है, ये एक प्रकार का ओम मीटर भी होता है ना। और निरंतरता ज्ञात करने के लिए भी करंट मीटर का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर भी है। तो कहने का मतलब ऑप्शन में आपको ये तीनों दे रखे हैं, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मल्टीमीटर है वो एक साथ में कई काम करता है, वो कई जगह काम आ सकता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर धारा मापने में भी काम आता है, मल्टीमीटर वोल्टेज मापने में भी काम आता है, और प्रतिरोध का मान भी हम मल्टीमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है ओममीटर के द्वारा, वोल्टेज को ज्ञात किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा, धारा को किया जाता है करंट मीटर के द्वारा। तो ये देख लो ऑप्शन में कौन से में है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें तीनों ही दे रखे हैं। क्लियर है बात है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। गलत कथन आपसे पूछा है, रिक्टर पैमाने के बारे में गलत बात आपसे पूछी है, तो पहले ऑप्शन को पढ़ के देखो। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो पहला ऑप्शन देखो कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बिल्कुल सही बात है साथी। जो आपका रिक्टर पैमाना जो है, रिक्टर जो पैमाना है, इसकी जो खोज की गई थी, इसका जो विकास किया गया था, इसका जो उत्पादन किया गया था, इसको जो बनाया गया था ना, वो 1935 में बनाया गया था। और किस किस के द्वारा, एक व्यक्ति का नाम, एक वैज्ञानिक का नाम था रिक्टर, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग और रिक्टर ने दोनों ने मिलकर के 1935 में रिक्टर पैमाने का विकास किया था, विकसित किया था इसको। दूसरे ऑप्शन को देखो कि यह एक लघु गुणकीय पैमाना है, यानी छोटी छोटी चीजों को भी ये ज्ञात कर सकता है, लघु गणना कर सकता है, ये बहुत छोटी छोटी गणनाएं कर सकता है, पॉइंटों में गणनाएं कर सकता है। तो ये बात भी सही है कि जो रिक्टर पैमाना होता है वो एक प्रकार का आपका लघु गणकीय पैमाना होता है, लघु गुणकीय या फिर लघु गणकीय पैमाना आपका होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हम बात करते हैं साथी, जो आपका रिक्टर पैमाना है, इस रिक्टर पैमाने के द्वारा हम क्या करते हैं, भूकंप को माप सकते हैं, भूकंप को माप सकते हैं, भूकंप को माप सकते हैं। इसका मतलब इसको हम किसके रूप में काम में ले सकते हैं, भूकंप मापी के रूप में काम ले सकते हैं, भूकंप मापी के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी को देखो आप। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखोगे कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का जो अर्थ है वो हल्का भूकंप होता है। नहीं साथी, यानी कहा जाता है कि 5 से अगर ऊपर है ना, 5 से ऊपर, 5 तीव्रता से ऊपर का, अगर 5 रिक्टर से ऊपर का अगर आपका भूकंप है तो वो क्या है, खतरनाक है। और 8 से 9 की जो तीव्रता है, 8 से 9 की तीव्रता का जो भूकंप है तो वो तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और इसमें कह रखा है कि हल्का होता है। तो ये बात आपकी ऑप्शन नंबर डी में गलत दे रखी है, और आपको गलत की ही पहचान करनी थी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इन बातों को आपको याद करना पड़ेगा। रिक्टर पैमाने के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। अच्छा, ये बात की बात रिक्टर पैमाने की हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथी आपके सामने है वो 4 नंबर आपके सामने है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथी। आपके दो जो है ना, दो ऐसे आपके वो हैं यंत्र एक जैसे, एक तो है आपका हाइग्रोमीटर, एक है आपका हाइग्रोमीटर, और एक है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर देखो, ये जो हाइग्रोमीटर होता है ये क्या करता है, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। ये जो वायुमंडल का जो दाब होता है उस वायुमंडलीय दाब को, सॉरी वायुमंडलीय दाब को नहीं, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसको मापता है। ये वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, आर्द्रता यानी नमी, इसको मापने का काम कौन करता है, आपका हाइग्रोमीटर करता है। लेकिन जो हाइड्रोमीटर होता है ये जल या फिर किसी द्रव पदार्थ का, जल या फिर किसी द्रव पदार्थ का क्या करता है, द्रव पदार्थ का घनत्व मापने का काम करता है, घनत्व मापने का काम करता है। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, एक का नाम हाइग्रोमीटर है, एक का नाम हाइड्रोमीटर है। तो जो हाइड्रोमीटर आपका होगा वही क्या करेगा, जल या फिर किसी तरल पदार्थ का घनत्व मापने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
और ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें दे रखा है आर्द्रता मापी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो हाइग्रोमीटर है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता मापी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, आर्द्रता मापी कहते हैं। क्लियर है बात है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर जो आपको सी दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर का मतलब क्या होता है, देखो हिप्सोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं, जो आपका समुद्र तल है, समुद्र का जो तल है, उस समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हो तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो बोर्ड लगा होता है, जिस रेलवे स्टेशन का जो नाम है, उस नाम का जो बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर देखना आप कभी कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो वो जो समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो आप उत्तर दोगे साथी हिप्सोमीटर के द्वारा। क्लियर है बात है। इसके अलावा एक आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में फेदोमीटर। फेदोमीटर, अगर हम फेदोमीटर की बात करते हैं तो यह समुद्र की गहराई मापता है। समुद्र की गहराई मापने का काम कौन करता है, फेदोमीटर करता है। समुद्र की गहराई मापने का जो काम है वो फेदोमीटर करता है, और समुद्र तल से ऊंचाई मापने का काम कौन करेगा, हिप्सोमीटर करेगा। बताओ क्वेश्चन पढ़ के मजा आया कि नहीं आया, समझ में आपको आया कि नहीं आया, क्लियर है बात है। आगे बढ़े अब, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए समझना अच्छे से, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे वो देखो। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है आपको, लेजर दे रखा है, लेजर। पहले लेजर के बारे में बात करते हैं। लेजर, लेजर की अगर हम बात करते हैं साथी, तो लेजर की जो खोज है, इस लेजर की जो खोज है वो की गई थी टी.एस. मेनन के द्वारा। टी.एस. मेनन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। और लेजर की अगर हम बात करते हैं, लेजर का कार्य क्या होता है या कहां काम आता है, इसका प्रयोग कहां होता है, तो आपके जो दुश्मन होते हैं, दुश्मनों के जो युद्ध हथियार होते हैं, युद्ध के जो हथियार होते हैं उनको नष्ट करने में, यानी दुश्मनों के हथियारों को नष्ट करने में, दुश्मनों के हथियारों को नष्ट करना अगर हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लेजर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपके जो कोई भी मतलब वस्तु है, कोई भी आपका औजार है, कोई भी आपका औजार है, उस औजार को अगर आपको जोड़ना हो, औजार मतलब धातु, किसी भी धातु को जोड़ना हो या फिर काटना हो, धातु को जोड़ना हो या फिर काटना हो, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, लेजर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लेजर का प्रयोग आपका, लेजर जो किरण होती है इसका प्रयोग आपका शल्य क्रिया में भी होता है, यानी ऑपरेशन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, शल्य क्रिया में भी। तो ये आपके लेजर के उपयोग हैं। अगर हम बात करते हैं रडार की, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है रडार। रडार की अगर बात करते हैं तो रडार क्या करता है, रडार जो होता है ना, वो आपका जो आपके वायुयान होते हैं, वायुयान या फिर नाव जो होते हैं, नाव, इनमें क्या करता है, दिशा बताने का काम करता है, दिशा बताने का काम करता है रडार। रडार जो है वो वायुयान और नाव में दिशा बताने का काम करता है, उनकी ऊंचाई, वायुयान की जो ऊंचाई है, वायुयान की जो ऊंचाई है वो भी कौन बताएगा, रडार ही बताएगा कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ना। तो वायुयान में ऊंचाई और उसकी दिशा बताने का काम कौन करता है, रडार करता है। अगर हम रडार की बात करते हैं, इसका पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है। रडार का जो पूरा नाम है साथी वो है आपका रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेंजिंग। ये पूछ लिया जाता है कि इसका पूरा नाम बताओ, तो आपको इसका पूरा नाम याद करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है सोनार। ऑप्शन नंबर सी में आपको सोनार दे रखा है। अगर सोनार की बात करते हैं तो ये जो है ना सोनार, ये समुद्र की गहराई में जो वस्तु होती है, पानी की गहराई में जो वस्तु होती है, पानी में जो वस्तु होती है, उस वस्तु का जो पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पता लगाने के लिए हम करते हैं इस रडार, सोनार का प्रयोग। सोनार जो है ना, सोनार एक ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक या प्रासर्व्य ध्वनि तरंगे छोड़ता है, प्रासर्व्य ध्वनि तरंगे छोड़ता है, और वो तरंगे उस वस्तु से जाके टकराती हैं और वापस से सुनाई देती हैं, तो उससे पता लग जाता है कि वस्तु कहां पर है। तो पानी के अंदर किसी वस्तु की खोज करने के लिए, पानी के अंदर किसी वस्तु की खोज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथी, तो याद रखना सोनार का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात है? अगर हम साउंड इसके सोनार के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये दोनों का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है। एक तो आपका रडार का पूरा नाम और एक आपका इस सोनार का पूरा नाम आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, एक आपको और दे रखा है इसमें, एक और दे रखा है आपको स्कूबा। अगर हम स्कूबा की बात करते हैं, स्कूबा क्या होता है? स्कूबा जो होता है साथी, इसका प्रयोग जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर, इसके द्वारा एक यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा गोताखोर पानी के अंदर सांस लेते हैं। पानी के अंदर सांस लेने में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सांस लेने में इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे स्कूबा का। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। अब बताओ, क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथी? तो हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 6 नंबर क्वेश्चन, पढ़ लीजिए अच्छे से कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? इकोलोकेशन जो होता है ना साथी, वो एक प्रकार का आपका इकोलोकेशन जो होता है, एक प्रकार का सोनार ही होता है। यानी सोनार के सिद्धांत पर ही इकोलोकेशन काम करता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका जो इकोलोकेशन होता है वो सोनार का ही एक सिद्धांत के ऊपर कार्य करने वाला यंत्र होता है। जिस सिद्धांत पर आपका सोनार काम करता है उसी सिद्धांत पर आपका इकोलोकेशन काम करता है। तो देखिए इकोलोकेशन की बात करते हैं। इकोलोकेशन, अगर इकोलोकेशन की बात करें तो ये किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो याद रखोगे सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम दूसरी बात इसकी पढ़ें, इसका जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है वो कहां किया जाता है? तो याद रखोगे पानी की जो गहराई मापने में, पानी की गहराई मापने में इसका प्रयोग करते हैं कि पानी की कितनी गहराई है, ये मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना साथी इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी की गहराई मापने के लिए हम इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं और पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं? हम कर लेते हैं सोनार का प्रयोग। क्लियर है? तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग और पानी की गहराई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आपका उत्तर होगा इकोलोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? या फिर दूध का घनत्व देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो साथी दूध का जो घनत्व होता है वो किसके द्वारा चेक किया जाता है? वो किया जाता है आपका दूध मापी के द्वारा। किसके द्वारा? दूध मापी के द्वारा। और जो दूध मापी होती है इसको विज्ञान में कहा जाता है लेक्टोमीटर। क्या कहा जाता है? लेक्टोमीटर कहा जाता है। तो याद रखोगे मेरे प्यारे साथी, जो आपका दूध का जो घनत्व होगा वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? तो लेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। क्लियर है बात है कि दूध शुद्ध है या नहीं, उस दूध के अंदर कितना पानी है, उस दूध के अंदर कितना पानी है। जो दूध या होता है या जो हम डेयरी में दूध लेके जाते हैं तो वो एक इस प्रकार का सट सा रखता है और उसके अंदर क्या करता है, वो थोड़ा सा तेजाब वगैरह डाल के और उसको हिला करके देखता है तो उसकी अलग से हमें फेंट मिलती है। फेंट मतलब उसकी हमें प्राप्त होती है कि इसमें कितना घी है, मतलब इसका कितना घनत्व है, कितना गाढ़ा है ये। तो घनत्व का पता करने के लिए हम दूध मापी का प्रयोग करते हैं और इसको लेक्टोमीटर के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको हाइड्रोमीटर दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोमीटर के बारे में, एक मैंने आपको हाइग्रो बताया था और एक मैंने आपको बताया था हाइड्रो। अगर हाइड्रो की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये जल का घनत्व बताता है, ये जल का घनत्व बताने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, इसमें दे रखा है बैरोमीटर। और बैरोमीटर के बारे में मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। यह क्या करता है? वायुमंडलीय दाब का पता लगाता है। वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में आपको थर्मामीटर दे रखा है। थर्मामीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? हमारे शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए। क्लियर है बात? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? आगे तो आगे बढ़े, फिर बिल्कुल बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि
ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल का मतलब होता है वाहन साधन। मोबाइल का मतलब होता है साधन। तो साधन या फिर वाहनों के अंदर दूरी का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो साथी आपका उत्तर हो जाएगा ओडोमीटर। वाहनों के अंदर दूरी का मापन करने के लिए हम क्या करते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। भाई ये वाहन इतने किलोमीटर चल लिया। कोई भी वाहन होता है, आपकी जो बाइक होती है उसमें जो मीटर लगा होता है उसमें दिखाता है ना कि आपकी बाइक अभी तक इतने किलोमीटर चल चुकी है, अभी 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, तो वो आपका ओडोमीटर होता है। तो वाहन के अंदर जो ओडोमीटर होता है वो वाहन के अंदर दूरी का मापन करता है। क्या करता है? ये वाहन के अंदर दूरी का मापन करता है। एक होता है आपका स्पीडोमीटर। ये जो स्पीडोमीटर होता है ये क्या करेगा? ये वाहन के अंदर वाहन की जो गति है उसको बताने का काम करता है, वाहन की गति को बताने का काम करता है। और टेकोमीटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। टेकोमीटर की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो जो टेकोमीटर है वो वायुयान की गति बताता है। वायुयान फिर नाव की जो गति है वो कौन बताता है? आपका टेकोमीटर बताता है। इसके साथ साथ आरपीएम का मान अगर हमें ज्ञात करना हो, आरपीएम का मतलब होता है चक्कर प्रति मिनट। मतलब कोई वस्तु घूम रही है तो अगर उसका पता लगाना हो कि इसने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? टेकोमीटर का प्रयोग करेंगे। चक्कर प्रति मिनट अगर हमें ज्ञात करने हो तो भी हम किसका प्रयोग कर लेंगे? टेकोमीटर का प्रयोग कर लेंगे। इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पेडोमीटर। अगर हम पेडोमीटर की बात करते हैं साथी, तो पेडोमीटर क्या करता है? हमारे कदमों की गणना करता है। गणना करता है। आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल के अंदर भी आजकल सिस्टम आने लगा है कि अगर आपको स्टेप गिनवाने हैं अपने मोबाइल से, तो वो सुबह चालू करके छोड़ दो, वो पूरे दिन के आपके कितने शाम को बताएगा, शायद 10-11 बजे रात को, कि आपने पूरे दिन में इतनी मतलब स्टेप्स चले हैं टोटल, हाँ इतने स्टेप चले हैं। तो स्टेप का यानी कदमों की गणना करने के लिए आपने कितनी कदम दूरी तय की है, उस कदमों की गणना करने के लिए आप क्या करोगे? पेडोमीटर का प्रयोग करते हो। क्लियर है? तो कदमों की गणना करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो साथी? तो पेडोमीटर का प्रयोग करते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। बताओ कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बताओ समझने में। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रसायन विज्ञान के लिए गणना की इकाई क्या है? यानी जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आपकी रसायन विज्ञान है, उसमें गणना की इकाई क्या है? यानी केमिस्ट्री के अंदर आप गणना जो है वो किसके अंदर करते हो, ये बात आपसे पूछी है। तो देखो, अगर आपको रसायन विज्ञान की गणना की बात करें, रसायन विज्ञान में अगर आपको गणना करनी है ना किसी भी राशि की, तो उसकी जो गणना करते हो आप मोल के अंदर करते हो। किसके अंदर करते हो? मोल के अंदर करते हो। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, मोल की बात करते हैं तो ये जो शब्द है ना, ये मोल शब्द किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा कि आवागाद्रो ने दिया था। एवोगाड्रो या फिर आवागाद्रो। एवोगाड्रो नाम भी हो सकता है इसका, कहीं कहीं पर आपको एवोगाड्रो नाम भी मिल सकता है, या फिर आवागाद्रो ये नाम भी आपको मिल सकता है। दोनों की एक ही बात है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक ने इस मोल शब्द का प्रतिपादन किया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो मोल जो शब्द है ना, इससे आपको एक आंकड़ा याद रखना है, यानी 1 मोल के बराबर आपका जो मान होता है, 1 मोल का जो मान होता है वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल का जो मान है वो आपका आणविक भार के बराबर भी होता है। आणविक भार के बराबर भी होता है, यानी अणु का जो भार होता है ना, आणविक भार, उसके बराबर भी होता है। 1 मोल का जो मान है वो अवोगाड्रो संख्या के बराबर भी होता है। अवोगाड्रो संख्या के बराबर भी होता है। याद रखना, 1 मोल का मान कहीं पर आपको मिलेगा परमाणु द्रव्यमान के बराबर, 1 मोल का मान कहीं पर आपको मिलेगा आणविक भार के बराबर, 1 मोल का मान कहीं पर आपको मिलेगा अवोगाद्रो संख्या के बराबर। लेकिन तीनों की बात एक ही है ना, बात एक ही है। तो 1 मोल का मान ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर भी होता है, 1 मोल का मान आणविक भार के बराबर भी होता है, और 1 मोल का मान अवोगाद्रो संख्या के बराबर भी होता है। और अवोगाद्रो की जो संख्या है उसका मान कितना है, तो आपको मान याद रखना है 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये अवोगाद्रो की संख्या है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मोल का जो मान है ना वो कितना हो गया, 1 मोल का मान हो गया 6.022 गुणा 10 की घात 23।
ये सारी बातें आपको मोल के बारे में याद रखनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। क्लियर है बात है? आगे बढ़े। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं साथी, आपके सामने है कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है एल्यूमिनियम का 27, और एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन मैं आपको पीछे 2-3 करवा चुका हूं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, रेलवे के एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको मोल की संख्या निकालनी हो, मोल की संख्या निकालनी हो, या फिर आपको अणुओं की संख्या निकालनी हो, अणुओं की संख्या निकालनी हो, यानी कहने का मतलब अगर आपको संख्या निकालनी है ना, तब आप क्या करोगे, तब आप एक सूत्र काम में लोगे। ऊपर आप लिखोगे ग्राम में भार, ग्राम में जो भार है वो ऊपर लिखोगे, और बट्टा में क्या लिखोगे आप, द्रव्यमान लिखोगे। बट्टा में क्या लिखोगे, द्रव्यमान। ये जो आपका सूत्र है ना, इस सूत्र के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके 2018, 19, 20, 21, 22 में जब भी आपके एग्जाम हुए पीछे ना, उसमें हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन पूछा गया इस सूत्र से। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सूत्र याद करना, कि जब भी आपको मोल की संख्या या फिर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप सूत्र काम में लोगे, ग्राम में भार बटे द्रव्यमान। अब देखो इसमें आपको द्रव्यमान तो कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, और ग्राम में भार कितना दे रखा है, 54। तो अणुओं की संख्या तो आपको निकालनी है। अब देखो ग्राम में भार कितने ग्राम दे रखा है, 54 ग्राम दे रखा है। क्वेश्चन को देखो अच्छे से, 54 ग्राम, तो 54 ऊपर लिख देंगे, बटे द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। अगर मान लो यहां पर 27 नहीं दिया होता, तो हमें एल्यूमिनियम का द्रव्यमान याद करना पड़ता, और एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान होता है वो 27 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का आपका 27 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है। इस प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेता, ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट पूछ लेता कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने अणु मौजूद हैं, तो ग्राम में तो मान आपको दे दिया 54 ग्राम, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया, तो द्रव्यमान आपको एल्यूमिनियम का पता होना चाहिए, आपको नाम दे दिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान होता है वो 27 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो दे रखा है। अभी इसको हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 निकल के आएगा उत्तर। आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं, हो गया ना क्लियर? तो ये सूत्र याद रखना मेरे साथी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, कि मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। मोल की सही परिभाषा कौन सी है? तो पहले ऑप्शन को पढ़ के देखो, पहला ऑप्शन क्या है, कि यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। बिल्कुल मैंने अभी अभी आपको बताया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल वो किसके बराबर होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यह मैंने बात बताई थी, ठीक है। यह बात तो बिल्कुल सही है, मतलब परिभाषा बिल्कुल सही है इसकी। ए ऑप्शन तो आपका होगा ही होगा, ए वाला जो है ना, ए वाला ये तो होना ही है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। अब बी को देखो कि इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 गुणा 10 की घात 20 अणु होते या परमाणु होते हैं। साथी 10 की घात 20 नहीं होते, कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल वो किसके बराबर होता है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इसका मतलब बी आपका गलत है, बी आपका क्या है, गलत है। ए तो सही है और बी क्या है, गलत है। अब सी को देखो कि यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। बिल्कुल ये बात मैंने आपको बताई थी कि 1 मोल का जो मान है ना, वो आपका ग्राम आणविक भार के बराबर भी होता है, ग्राम आणविक भार के बराबर भी होता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी ना ये सी बात। अच्छा ऑप्शन जो आपका सी जो है ना, सी, वो बात भी आपकी सही है। अब देखो डी को देखो कि इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, इसका मतलब डी भी सही है। अब देखो अब कौन सा सही हुआ आपका, एक तो ए सही है, एक सी सही है, और एक आपका डी सही है। तो अब ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें ए, सी और डी दे रखा हो, तो कूट देखो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में कि ए, सी और डी ये आपके बिल्कुल सही है, और यही आपके बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि N2 के यानी नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, वो क्वेश्चन को पढ़ो कि आपको नाइट्रोजन के मोल कितने दे रखे हैं, नाइट्रोजन गैस के मोल कितने दे रखे हैं। मैंने यहां पर लिख दिया N2 के जो मोल हैं यानी मोल की जो संख्या है, मोलों की जो संख्या है वो आपको दे रखी है 0.5। मोलों की संख्या कितनी दे दी, 0.5 दे दी। और आपको क्या ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करनी है द्रव्यमान की गणना करनी है। आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो ये सूत्र देखो ऊपर वाला, इसमें आपका द्रव्यमान भी है और इसमें आपकी मोल की संख्या भी है। तो मोल की संख्या आपको दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है आपको, और पूछा क्या है आपको, आपको मोल की संख्या दे रखी है और आपको क्या पूछा है, द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इस ग्राम में भार की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे दिया, इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोल की संख्या दे रखी है 0.5, यानी ये मान हमें दे रखा है मोल की संख्या। द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्राम में भार की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब पहले इसका हम क्या करेंगे, भार निकाल लेंगे, इस N2 का भार निकाल लेंगे। और N2 का भार कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए साथी। यहां पर N कितनी बार है, यहां पर N है 2 बार, N प्लस N, तो यानी एक N जो एक नाइट्रोजन होता है उसका भार होता है आपका 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 यानी कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ये आपका भार आ गया। तो देखो यहां पर अगर इस सूत्र में इसको फिट करने की कोशिश करें तो मोल की जो संख्या वो कितनी आपकी 0.5 है, तो मोल किस गया 0.5 आ गया, बराबर ग्राम में जो भार है वो कितना आ गया आपका 28 आ गया, और बट्टा में आपका क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो आप इसके नीचे क्या मान लोगे, 1 मान लोगे, और इसका आप क्या करोगे, तिरछा गुणा वज्र गुणा करोगे ना, इसका वज्र गुणा करोगे तो देखो कैसे होगा। इस द्रव्यमान को मैं 0.5 से गुणा कर दूंगा, तो द्रव्यमान गुणा 0.5 बराबर 0.5, आगे तो आपको दिखाई देगा नहीं यहां, तो मैं चलिए आपको यहां नीचे बताता हूं, द्रव्यमान गुणा 0.5 बराबर 1 को मैं 28 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 28 आएगा। अब आपको द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 28 में 0.5 का आप क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। 28 में आप 0.5 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे मेरे साथी। क्लियर है बात है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया 28 क्या गया, मैंने 0 लगा दिया, बट्टा में क्या गया आपका 5 आ गया। इसको भी मैंने 2 से गुणा कर दिया और इसको भी मैंने 2 से गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से बन जाए ना, संख्या 10 बन जाए। तो 280 को मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 28 दूनी 56 यानी 200 560 आ गया, और बट्टा में कितना आ गया आपका, 10। अच्छा ऐसे करना है इसको, मतलब हम 200 इस 280 को हम 2 से गुणा करेंगे, 280 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से गुणा नहीं करना है, 5 से कट जाएगा ये शायद, है ना, ऊपर 0 आ गया तो ये कट जाएगा 5 से काट के देख लो, यानी 280 में आप 5 का भाग ही दे लो। 280 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो 5 5 25 बचा 3 5 6 30, 56 ही आता है ये तो उत्तर इसका कितना आना चाहिए, 56। तो ये तो गलत है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। एक बार फिर से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, हम फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं हमने गलती क्या की है वो देखो। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें इस क्वेश्चन के अंदर मोल का मान दे रखा था, कितना मोल का मान हमें दे रखा था, मोलों की जो संख्या दे रखी थी वो 0.5 दे रखी थी, 0.5। क्लियर है बात है, 0.5। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है द्रव्यमान की गणना करनी है, द्रव्यमान की गणना करनी है, यानी मोल से आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र तो यही लगेगा मेरे साथी, मोल की संख्या, मोल की जो संख्या है वो आएगा आपका ग्राम में भार बटे द्रव्यमान। तो इसके ऑप्शन में शायद गड़बड़ है कोई ना कोई, तो सूत्र तो यही है, मोल की संख्या आपकी 0.5 है, मोल की संख्या आपकी 0.5 है, बराबर ग्राम में जो भार है ना, ग्राम में भार वो आपका कितना आ जाएगा, N2 का 14 दूनी 28 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और बटा आपका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान का आपका द्रव्यमान आ जाएगा। तो द्रव्यमान तो आपको ज्ञात ही करना है ना, द्रव्यमान तो आपको ज्ञात ही करना है। तो जो भी है इसका निकल के जो आएगा वो आपका आएगा
इसको गुणा करेंगे द्रव्यमान का, अगर हमें मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 28 में 0.5 का ही भाग देंगे। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 56। तो ऑप्शन में ये गलत है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है ऑप्शन में, तो आपका उत्तर तो यही आएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं थोड़ा सा संभल के करना है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंफ्यूज हो जाए तो उसमें जरूरी नहीं कि हमें भी गलती हो सकती है और क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है। अगर इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट में गलती है, समझने में कोई गलती है तो हम देख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे किए हैं, है ना। तो अगर 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक क्वेश्चन हमसे ये इस कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में ही कोई गड़बड़ हो सकती है। 20 क्वेश्चन तो हमने गलत नहीं किए ना, ये बात समझने की भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है। तो यह बात मैंने आपको साथी अभी अभी बताई थी, मैंने आपको अभी अभी ये बात बताई थी कि जो आपका एक मोल जो होता है वो किस किस के बराबर होता है। एक मोल जो होता है वो आपके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर भी होता है, आणविक भार के बराबर भी होता है, और एक मोल जो होता है वो आवागाद्रो संख्या के बराबर भी होता है। एक मोल जो होगा वो आपका आवागाद्रो संख्या के बराबर भी होगा, और आवागाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर अगर एक को देखोगे, ए को, उसमें 22 दे रखा है, घात हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखोगे ना तो वो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में आपको घात माइनस की 23 दे रखी है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो एक मोल में जो संख्या होती है, एक मोल में जो संख्या होती है वो ये संख्या होती है, और इस संख्या को क्या कहा जाता है, आवागाद्रो संख्या कहा जाता है। आवागाद्रो संख्या, आवागाद्रो संख्या इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी अभी तो बताया है कि एक मोल में ये संख्या होती है और इस संख्या को आवागाद्रो संख्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। अगर साथी हम बात करते हैं क्रियात्मक या फिर प्रकार्यात्मक, क्रियात्मक या फिर प्रकार्यात्मक क्रियाओं की नियंत्रण की बात करते हैं, प्रकार्यात्मक जो क्रियाएं होती हैं इनका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो साथी ध्यान रखना केंद्रक के द्वारा होता है। जो कोशिका का जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के द्वारा आपकी कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है, उनका संचालन किया जाता है आपके केंद्रक के द्वारा। अगर हम केंद्रक की बात करते हैं तो इसकी जो खोज है, केंद्रक की जो खोज है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। और ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को हम क्या कहते हैं, हमारी कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। कोशिका का मास्टर, कोशिका का जो मास्टर होता है वो केंद्रक कहलाता है। और जो कोशिका का जो नियंत्रक है, कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का जो नियंत्रक होता है वो भी आपका कौन होता है, केंद्रक होता है। इसके अलावा जो कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो भी आपका कौन सा है साथी, तो केंद्रक है। तो केंद्रक के बारे में आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, जीव द्रव्य की बात करते हैं, जीव द्रव्य की बात करते हैं, तो जीव द्रव्य की जो खोज है, इसकी जो खोज है वो की थी डुजारडिन नाम के वैज्ञानिक ने। डुजारडिन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये जो जीव द्रव्य जो शब्द है, ये जो शब्द है वो दिया था पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, और इस शब्द, इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार,
जीवन का जो भौतिक आधार है वो किसको कहा जाता है? ये इस जीव द्रव्य को कहा जाता है। और ये बात जो है ना, ये बात ये किसने कही थी? तो साथी ध्यान रखना, ये हेक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था। हेक्सले नाम का वैज्ञानिक, हेक्सले नाम का वैज्ञानिक था। इसने इसको क्या कहा था? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये जीव द्रव्य के बारे में आपको बात याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है सूत्रकणिका। और सूत्रकणिका का दूसरा नाम होता है साथी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि इसको कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति गृह कहा जाता है। बता रखी है ना मैंने ये बात, ठीक है। और केंद्रक मैंने आपको बता ही दिया, सूत्रकणिका मैंने बता ही दिया। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि पादप कोशिका में मौजूद की मात्रा, मतलब मौजूद के बाद में एक यहां पर वो है खाली स्थान, यानी पादप कोशिका में मौजूद खाली स्थान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना को परिवर्तित कर देती है। यानी कहने का मतलब, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी मात्रा, पौधों के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी मात्रा परिवहन को सुगम बनाती है या फिर संचालन को सुगम बनाती है। यानी हम बात करते हैं पौधों की, तो जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं, इस पौधों के अंदर या पौधे के अंदर जो जल होता है, जल, ये जल क्या करता है? परिवहन या फिर संचालन को, परिवहन या फिर संचालन को क्या करेगा? संचालन को सुगम बनाने का काम करता है। सुगम बनाने का काम कौन करता है? आपका जल करता है। यानी जो जल है, इस जल के माध्यम से जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो पौधे को खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो वो उस पौधे को किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं साथी? जल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो ये पौधा है और ये पौधे की पत्ती है, ये पौधे की मान लो पत्ती है इस प्रकार से, तो पौधे की पत्ती के अंदर भोजन बनता है। उस भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? जल के अंदर विलीन होकर के वो पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। या फिर जड़ों के द्वारा जो खनिज पदार्थ होते हैं, इस पौधे की जड़ों के द्वारा जो खनिज पदार्थ इसको मिलते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह इसको जो मिलता है, वो भी किसके अंदर विलीन होकर पौधे के विभिन्न भागों में जाने का काम करता है। तो साथ ही जल के अंदर मिलके ही जाने का काम करता है। इसका मतलब जल जो है वो परिवहन या फिर संचालन को क्या करता है? सुगम, सरल बनाने का कार्य करता है आपका जल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथ ही मैं आपको दो क्वेश्चन और बताना चाहूंगा। एक होता है कि पौधे के अंदर जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जल का जो परिवहन है वो कौन सा ऊतक करता है? तो उस ऊतक का नाम है जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि पौधों के अंदर जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो आपको उत्तर होगा जाइलम ऊतक। एक होता है भोजन का वहन। जो भोजन का वहन करने का जो काम होता है वो किसका होता है? फ्लोएम नाम के ऊतक का होता है। फ्लोएम ऊतक का काम होता है, फ्लोएम ऊतक। J फॉर जाइलम, F फॉर फूड और F फॉर फ्लोएम, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो जल का जो परिवहन करने का काम करेगा वो कौन करेगा? जाइलम करेगा। और भोजन का परिवहन कौन करेगा साथी? फ्लोएम करेगा। क्लियर है बात है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है? पौधों को कम आवश्यकता होती है ऊर्जा की, क्यों होती है? उसका कारण क्या है? देखो, हम बात करते हैं पौधों की, पादप की बात करते हैं, एक साइड हम जंतु की बात करते हैं। तो जो पादप होता है इसके अंदर कोशिकाएं जो होती है वो ज्यादातर मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत जो कोशिकाएं होती है ना, मृत कोशिकाएं वो क्या होती हैं? अधिक होती हैं। और मृत कोशिकाओं को, मरी हुई कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता नहीं होती? इनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो जंतु होता है इसमें जीवित कोशिकाएं ज्यादा होती हैं। इसमें क्या होती है? जीवित कोशिका ज्यादा होती हैं, इसलिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पौधों के शरीर में, पौधों के अंदर मृत कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है जिनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए पौधा क्या करता है? कम ऊर्जा से ही अपना काम चला सकता है, मृत कोशिकाओं के कारण। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ?
क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं साथी, नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, यह कारण आपसे पूछा है। देखिए, अगर हम पौधों के अंदर कोशिका भित्ति की बात करें, पौधों के अंदर अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये केवल और केवल किसके अंदर मिलती है? केवल पादप कोशिका में मिलती है, केवल पादप कोशिका में। ये केवल किसके अंदर होगी? पादप कोशिका में होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी, तो ये सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से मिलकर के सेलुलोज से होता है। तीसरी बात, ये जो होती है ये कार्य क्या करती है, यानी कहने का मतलब ये पौधे के अंदर क्या काम करती है? ये जो है ना, पर्यावरण से रक्षा करने का काम करती है। पर्यावरण से रक्षा करती है पौधे की, पर्यावरण से रक्षा करती है पौधे की आपकी कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको कोशिका भित्ति के बारे में याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो कि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। बिल्कुल सही बात है, यही बात मैंने आपको बताई है, पर्यावरण से रक्षा करती है, केवल पादप कोशिका में मिलती है, सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? साथी अगर हम बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। देखो, यानी ये मान लो आपकी कोशिका है, मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये आपको मान लो कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है। तो इस केंद्रक के अंदर आपको डीएनए मिलेगा और इसके अंदर आपको राइबोसोम भी मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? राइबोसोम भी मिलेगा। और ये मान लो आपके कुछ अंग हैं, जैसे ये मान लो आपका लाइसोसोम है, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मान लो आपका लवक है, ये मान लो आपका गोल्जिकाए है, ये मान लो आपका अंतःपृथ्वी जालिका है, ये कुछ आपके अंग हैं। तो ये मान लो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है आपका लवक, ये है आपका लवक। तो एक तो डीएनए जो होता है ना, वो केंद्र के अंदर होता है, स्वयं का खुद डीएनए के इस केंद्र के पास होता है। लेकिन साथ ही दो ऐसे अंग हैं, हमारी कोशिका के दो अंग ऐसे हैं जिनके खुद के भी क्या होते हैं? केंद्र, खुद के भी डीएनए और राइबोसोम होते हैं, और उनका एक का नाम है आपका लवक और दूसरे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहने का मतलब यह है कि मान लो इन अंगों को डीएनए की जरूरत पड़ती है, इन अंगों को डीएनए की जरूरत पड़ती है, तो वो इस डीएनए का प्रयोग करते हैं, इस डीएनए का प्रयोग यानी केंद्र वाले डीएनए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इनको डीएनए की आवश्यकता पड़ती है ना, तो ये अपने ही डीएनए का प्रयोग करते हैं, अपने ही डीएनए का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब इन दोनों के पास में क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है, और स्वयं का ही क्या होता है? राइबोसोम होता है। स्वयं का ही इनके अंदर क्या होता है? राइबोसोम। तो ये बातें आपको याद करनी है साथी, याद रखना, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अंदर खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यानी भोजन से क्या करते हैं? वो मतलब वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके भोजन का निर्माण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे जो हैं वो क्या करते हैं? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और साथ ही याद रखना, जब भी भोजन से ऊर्जा की बात आ जाती है, तो ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन को ग्रहण कर करके उससे ऊर्जा प्रदान करता है? तो उसका नाम है साथी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया।
जो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो, कोशिका कौन सी भी क्यों ना हो, दोनों के अंदर ही जो भोजन से जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो किस स्थान पर होती है, तो उस स्थान का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा किसके रूप में बनती है साथी, तो याद रखना एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, पौधों ने ऑक्सीजन ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में उस ऑक्सीजन से भोजन का निर्माण हुआ और उस भोजन से क्या मिली, उसको ऊर्जा मिली। क्या मिली, उसको ऊर्जा मिली। और इसके साथ साथ में उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो जो भोजन का निर्माण होकर के जो भोजन से ऊर्जा जो मिली थी वो कहां मिली थी, कौन से भाग में मिली थी, तो साथियों उस भाग का नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखोगे। क्लियर है बात है। एक इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है रसधानी, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है आपको, रसधानी दे रखा है। तो रसधानी के बारे में देखो क्या है। रसधानी जो होती है इसके अंदर कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। संग्रहित को मतलब यहां होता है इकट्ठे होने का मतलब, यानी कहने का मतलब रसधानी के अंदर जो कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो संग्रहित होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं रसधानी में। और साथ ही याद रखना जो रसधानी होती है वो आपका जो पौधे होते हैं, पौधे पादप जो होते हैं, पादप के अंदर जल का संतुलन बनाए रखने में कार्य करते हैं। जल का जो संतुलन है वो भी पौधों के अंदर कौन बनाती है, आपकी रसधानियां बनाती हैं। पौधे को कितने जल की आवश्यकता है, कितने जल की आवश्यकता नहीं है, जितने जल की आवश्यकता उतना जल अपने पास रख लेती हैं। और अनावश्यक जो जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधा क्या कर देता है, वातावरण में उसको निकाल देता है पत्तियों के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। तो जो आपकी रसधानी होती है वो कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करती है, संग्रहित रखती है। इसके साथ ही पादप के अंदर जो जल का जो संतुलन बनाने का काम है वो भी कौन करती है, आपकी रसधानी करती है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था आपके आज के 20 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आए होंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे। और साथ ही इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां से आपको इसका टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी मिल जाएगा, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उस पीडीएफ के अंदर ये चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं, इनको आपको लिखना ही पड़ेगा। कॉपी के अंदर आपको अच्छे से लिखना है, 1-2 बार उसको रिविजन करना है पूरे दिन में, आपका काम कंप्लीट है। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी। और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे मेरी बात को। और फिर भी अगर कोई बात अगर समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इतना मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास मैं करूंगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आऊंगा दिन प्रतिदिन, और ज्यादा मेहनत करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।